सजेशन दें अपना। Thanks to all members of GSR, जिया सर एंड रवि सर, जिन्होंने धर्म की राजनीतिक भूमिका का बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है। और मैं इसी सीक्वेंस में धर्म के सांस्कृतिक एवं सामाजिक योगदान के विषय पर चर्चा करूंगी। मुगल कालीन हरम में एक से बढ़कर एक रॉयल लेडीज हुई है, जिन्होंने मुगल इतिहास के हर एक पहलू पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। जैसे ही हम मुगल काल के बारे में स्मरण करते हैं, सबसे पहले जो चीज हमारी आंखों के सामने आती है वो है मुगल कालीन आलीशान इमारतें। अक्सर बात होती है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, पर ऐसा कभी नहीं होता कि किसी रॉयल लेडीज के बारे में हमारे दिमाग में स्मरण होता है कि उन्होंने कुछ बनवाया है, लेकिन ऐसा नहीं है। शाही हरम भी स्थापना के किला से अछूता नहीं रहा है। और शोभा मुखर्जी की बुक रॉयल मुगल लेडीज एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन से पता चलता है कि बाबर और हुमायूं के समय किसी भी ऐसी इमारत के उदाहरण तो नहीं मिलते हैं जो किसी रॉयल लेडीज ने बनवाए थे, लेकिन गुलबदन बेगम की किताब हुमायूं नामा से हमें पता चलता है कि हुमायूं टॉम्ब जो दिल्ली में है, उसका निर्माण हुमायूं की विधवा पत्नी हाजी बेगम या बेगा बेगम के सुपरविजन में ही हुआ था। और जेम्स फर्ग्यूसन ने हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर वॉल्यूम 2 में लिखा है कि इसके अलावा हाजी बेगम या बीगा बेगम ने सराय का निर्माण करवाया था, जिसका नाम आजम सराय था, जिसमें करीब 300 लोगों की रहने की व्यवस्था थी। दूसरी रॉयल लेडीज जिनके बारे में हम बात है वो है नूरजहां, जिन्होंने हरम में रहकर हर एक एस्पेक्ट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। और अगर हम बात करते हैं आर्किटेक्चर की तो उनका योगदान अद्वितीय है। के एस लाल की बुक द मुगल हरम में बताया गया है कि नूरजहां के द्वारा 3 मकबरों का निर्माण करवाया गया था। पहला मकबरा उनके पिता मोहम्मद एतमादुद्दौला, जिनका मकबरा आगरा में है, जिसका निर्माण नूरजहां के सुपरविजन में हुआ था। और ये उस समय का पहला प्योर संगमरमर का मकबरा था। दूसरा मकबरा जो कि कहा जाता है एतमादुद्दौला के मकबरे को कि वो ताजमहल का प्रेरणा स्रोत रहा। और दूसरा मकबरा उन्होंने अपने शौहर जहांगीर का बनवाया था, जो शहादा लाहौर में है। और तीसरा उनका स्वयं का मकबरा था, जो शहादरा में ही उनके समीप है, उनके शौहर के समीप है। और कैथरीन डी अशर द आर्किटेक्चर जीनस यार और द मैग्निफिसेंट मुगल ऑक्सफोर्ड में बताया गया है कि नूरजहां ने जालंधर और आगरा में सराय का भी निर्माण करवाया था, तथा शाहजहां की बड़ी पुत्री जहां आरा ने 2 मशहूर मस्जिदों का निर्माण करवाया था, एक कश्मीर में और दूसरा आगरा में भी बनवाया था। जहां आरा के कहने पर ही कारवां सराय का निर्माण किया गया था। कारवां सराय is a like a आराम का फॉर मूविंग ट्रेडर्स। और बर्नियर ने बेगम जहां के सराय की तुलना विदेश पेरिस के रॉयल पैलेस से की है। उसने कहा है कि वहां विदेशियों के रहने के लिए और पाकिस्तानी उज़्बेकियों के रहने के लिए अलग अलग चैम्बर्स थे, और वहां पे सुरक्षा की बहुत कड़ी व्यवस्था होती थी। और रात को उस सराय का जो मेन दरवाजा था वो बंद कर दिया जाता था। ट्रैवलर बताते हैं कि उसने बेना में भी कारवां सराय का निर्माण करवाया था। उसने अछबल गांव में एक कंट्री हाउस का निर्माण करवाया था और उसे झरनों तथा बागों से सुसज्जित करवाया था। फारूकी के अनुसार जीनत-उन-निसा ने कुंवारी मस्जिद या मैदान मस्जिद का निर्माण करवाया था। नॉरिस लिखते हैं जीनत-उन-निसा के विषय में कि द प्रिंसेस हैड बिल्ट 14 कारवां सराय ऑन द रोड ऑफ चैरिटी टू पुअर ट्रैवलर एंड मर्चेंट। कोई भी इमारत खूबसूरत तभी दिखती है जब उसको खूबसूरत बनाने के लिए उसके सराउंडिंग एरिया को भी खूबसूरत बनाया जाए। हम बात करते हैं बागवानी की कि किस प्रकार मुगल आर्किटेक्चर में आप देखेंगे कि हर एक आर्किटेक्चर को खूबसूरत बनाने के लिए उनके आसपास के एरिया को बागों द्वारा सुसज्जित किया गया। और जहां तक बागवानी का सवाल है तो मुगल रॉयल लेडीज बागवानी में भी कहीं पीछे नहीं रहती हैं और हर एक लेडीज का जो इंटरेस्ट था वो बागवानी में था।
मुगल काल में रॉयल लेडीज द्वारा बहुत सारे बागों का निर्माण करवाया गया था। कुंभों के अनुसार जहां आरा ने को बागों से बहुत प्रेम था और उन्होंने 3 बाग, उनके समय में 3 बाग बनवाए गए। पहला बाग बाग जहां आरा, जिसका डिजाइन जहार खान ने किया था और वो एक ख्वाजा सिरा थे। दूसरा बाग नूर जहां का था और तीसरा बाग नूर अफशा और तीसरा बाग सफा। ज़ैबुद्दीन निसा द्वारा लाहौर में नवान कोट में बाग का निर्माण करवाया गया था। नॉरिस के अनुसार औरंगजेब की पत्नी उज्जल निसा बेगम ने कश्मीर और लाहौर में बाग बनवाए, जिसमें 4 साल लगे जाता था, जिसकी लागत 2 लाख रुपए थी। बागों के निर्माण के अतिरिक्त गुलबदन बेगम ने हिमायतनामा में इस बात का जिक्र किया है कि कई बार खास मौकों पर शाही स्त्रियां महल की सजावट, गार्डन्स तथा सराउंडिंग एरिया के साथ सजावट वो खुद किया करती थी और बाबर की पत्नी मरहम बेगम कई बार खुद आगे बढ़कर यह सब किया करती थी। गुलबदन बेगम बताती है कि मुगल हरम की स्त्रियां की शिक्षा व्यवस्था भी की जाती थी और अकबर लॉ के अनुसार अकबर के समय में फतेहपुर सीकरी में कई सारे चैम्बर्स महिलाओं के एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन के लिए रिजर्व कर दिए गए थे। सरकार के अनुसार उन्हें फारसी पढ़ाने के लिए कुछ पढ़ी लिखी महिलाओं को नियुक्त किया जाता था। शाहजहां ने सती उन्निसा बेगम को मुमताज महल का अकाउंटेंट नियुक्त किया था। तैमूरी हमें बताते हैं कि जहां आरा ने फारसी तथा अरबी का ज्ञान सती उन्निसा से ही प्राप्त किया है। औरंगजेब ने हाफिजा मरियम और अशरफ मजिंदानी अपनी पुत्रियों को करने के लिए रखा था। दोनों ही काफी पढ़ी लिखी और थी। मनु जी के अनुसार मुगल काल में फारसी, अरबी। हेलो डॉक्टर ज़ीशान, आप सुन पा रही हैं? क्या? मैं रिमाइंड कराना चाहूंगा कि आपके पास अभी 10 मिनट है बस, तो 10 मिनट में आप वो सारा जो है कंक्लूड करके वो सारा कमेंट कर दें, ठीक है? ओके, ठीक है, थैंक यू। कैन आई कंटिन्यू? हाँ, कंटिन्यू कीजिए और 10 मिनट में आप कंक्लूड। ओके ओके। हाँ, मनु जी के अनुसार मुगल काल में फारसी, अरबी, थियोलॉजी और इतिहास की पढ़ाई होती थी। उसके अलावा कुरान को कंठस्थ करने की भी बहुत अच्छा माना जाता था और जो महिलाएं कुरान को कंठस्थ किया करती थी उन्हें हाफिजा कहा जाता था। और उस समय में जो प्रसिद्ध पुस्तक थी जो महिलाओं के बीच लोकप्रिय थी वो शेख सादी शिराजी की बुक गुलिस्तान और बोस्तान थी। शिक्षा के क्षेत्र में भी रॉयल लेडीज ने बहुत सारे कार्य किए। बैनर्जी के अनुसार हुमायूं की पत्नी बेगा बेगम ने हुमायूं के मकबरे के समीप एक कॉलेज की स्थापना की थी। महामंगा ने खैरुल मंजिल नाम की मस्जिद के नजदीक एक मदरसे का निर्माण करवाया था जो आज भी खंडर के रूप में मौजूद है। जामिया मस्जिद आगरा में जहां आरा ने मदरसा बनवाया था। अकबरनामा में अबुल फजल बताते हैं कि हुमायूं की भतीजी और अकबर की पत्नी सलीमा सुल्ताना बेगम ने साहित्य के क्षेत्र में अत्यंत अभूतपूर्व कार्य किया था और उसने फारसी में बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं की, जिसमें मख्फी नाम की पदावली बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी। वज़्न के अनुसार उनका एक व्यक्तिगत पुस्तकालय भी था। तो मानो इंसान की दुनिया ही खामोश हो जाती है। संगीत के प्रति रॉयल स्त्रियों को बहुत ही प्रेम था। सबसे पहले हम बात करेंगे पूरनमल की पत्नी रत्नावती अपनी मधुर आवाज में हिंदी गाने गाया करती थी। शेरवानी लिखते हैं कि मान सिंह की पत्नी मृग नैनी भी अपनी मधुर आवाज में संगीत सुनाया करती थी। अबुल फजल लिखते हैं कि अकबर की दरबारी गायक नायक बख्शी की पुत्री भी संगीत में बहुत अच्छी थी। मीराबाई उस जमाने की बहुत बड़ी कृष्ण भक्त के साथ साथ बहुत अच्छी जानी मानी गायिका भी थी। अबुल फजल के अनुसार उस समय की पेंटिंग में स्त्रियों को कई सारे वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है, जैसे ड्रम, तंबूरा, डफ, सितार। यह उस समय के संगीत के प्रति लोकप्रियता को दर्शाता है। अबुल फजल कहते हैं कि कुछ विशेष जाति की स्त्रियां एक समय में 13 जोड़े ताल का प्रयोग करती थी जो गुजरात और मालवा से होती थी। आज भी राजस्थान में 13 ताल बहुत ही प्रसिद्ध है। बनारसी प्रसिद्ध सक्सेना ने लिखा है कि शाहजहां अपनी व्यस्त दिनचर्या के बाद अपनी उपपत्नियों के साथ संगीत का आनंद लेता था। और शाहजहां के समय में हीराबाई बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार थी और औरंगजेब उसे बहुत पसंद करता था, मगर वो जल्द ही मर गई। और उसके बाद औरंगजेब के शुरुआती दिनों में सारसबाई बहुत ही प्रसिद्ध थी जो मुराद की गर्लफ्रेंड थी। नूरबाई भी औरंगजेब के समय की थी जो उमर खयाम की रुबाई बहुत ही मधुर आवाज में गाया करती थी।
डांसिंग का जहां तक सवाल है तो हरम में किसी भी रॉयल लेडीज की डांस करने की कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं, क्योंकि इस्लाम में डांसिंग करना मना है और इसी बात को सभी बादशाहों ने ध्यान रखा और किसी तरह का भी इनकरेज डांस में नहीं देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, हरम में 15 से 20 ऐसी नृत्यांगना हुआ करती थी जो अनेक अवसरों पर हरम की महिलाओं तथा बादशाह का मन बहलाने के लिए नृत्य किया करती थी। बात अगर परिधान की करते हैं तो नूरजहां एक ऐसा नाम है जो काफी लोकप्रिय हुआ और खफी खान के अनुसार नूरजहां ने बहुत ही इनोवेटिव स्टाइल के कपड़ों को डिजाइन किया था और ही बिकेम द फैशन क्वीन ऑफ हर एज। और महिलाएं में कॉपी किया करती थी, उन्हें फॉलो किया करती थी, उनके डिजाइन की नकल किया करती थी। नूरजहां ने अनेक प्रकार के ब्रॉकेट तथा लेस को इंट्रोड्यूस किया तथा एक हल्के परिधान जिसे डार्डनी कहा जाता था तो उसको भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। उसके अलावा उन्होंने एक स्कार्फ का सब्स्टिट्यूट बनाया था जिसे पंच टोला कहा जाता था और उन्होंने बहुत नए नए किस्म के पैटर्न के ब्रॉकेट, किनारी, लेस को लॉन्च किया था और उसने बहुत कम इसको इंट्रोड्यूस किया था जिसकी कीमत मात्र 25 रुपए थी। खफी खान said the fashion introduced by Noorjahan governed the society and the old ones survived only among backward towns of Afghanistan. शुजाउद्दौला के फराब, चांदी, चंदन की लकड़ी तथा रंगीन दरी को डिस्कवर कर काफी लोकप्रिय बना गया था। असलम लिखते हैं कि जहां आला बेगम ने सर्वप्रथम दुपट्टा शब्द का इस्तेमाल किया था, शाही कारखाने ज्यादातर लाहौर, आगरा, फतेहपुर सीकरी और एबनाबाद में थे। चित्रकला की अगर हम बात करते हैं तो बेनी प्रसाद ने हिस्ट्री ऑफ जहांगीर में लिखते हैं कि आज के मॉडर्न इतिहासकारों का मानना है कि नूरजहां बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग किया करती थी और उन्हीं से प्रभावित होकर जहांगीर के समय में चित्रकला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची। नाउ आई लाइक टू कंक्लूड कि मुगल हरम जो था उसने कॉन्टेम्परेरी एज में हर एक चीज को प्रभावित किया, कंट्रीब्यूट किया, जैसे चाहे वो सोसाइटी हो, पॉलिटिक्स हो या कल्चर। थैंक यू डॉक्टर ज़ीशान। अब मैं ये